हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखेंगे। चैप्टर 1 है जीवों में जनन। आज हम उसमें हेडिंग पढ़ेंगे पहले पौधों में कायिक जनन। मतलब कायिक जनन होता क्या है, कायिक जनन का मतलब क्या है। कायिक जनन का मतलब होता है लैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन किसमें देखेंगे, पौधों में। जो हमने लैंगिक जनन पढ़ा था वो हमने लैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ी थी पहले, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें है पौधों में कायिक जनन के दो प्रकार के होते हैं। मतलब जो जो कायिक जनन होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। अब ये होते क्या। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के अंग स्वतः ही अलग हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ये मतलब ये क्रिया अपने आप ही होती है। जैसे ये हवा के द्वारा हो सकती है, किसी के द्वारा हो सकती है। मतलब ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधा कुछ भी हुआ तो ये अलग होकर एक अपना नया पौधा विकसित कर लेते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब दूसरा है आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है। यह जनन पौधे स्वतः ही नहीं करते, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोग द्वारा कायिक जनन होता है, जिसमें कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे उदाहरण गुलाब की कलम बनाकर नया पौधा उत्पन्न करना। मतलब जैसे कोई भी पौधा है वो अगर उगाया जाए, जैसे आपने खेतों में खेती या जैसे पेड़ देखे होंगे, अगर पेड़ लगाते हैं बतेरे लोग, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, क्योंकि वो लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। मतलब उस पर लोग काम करते हैं, तो वो क्योंकि वो मनुष्य द्वारा काम कर वो होगा। लेकिन जो अगला होता है, जैसे कि प्राकृतिक कायिक जनन, जैसे आपने घने जंगल देखेंगे, वहाँ पेड़ पौधे जो अपना आप उग जाते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। अब हम इसकी विधियाँ देखेंगे। इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। नंबर ए है इसमें भूमिगत तना। भूमिगत तना होता क्या है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आलू हो गया, तुम्हारी शकलकंद हो गई, तो इसमें क्या होता है, ये अपने तने के द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। उसके अब इसका उदाहरण है नंबर 1 कंद। कंद का मतलब होता है आलू। मतलब ये लगभग ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कंद का मतलब क्या होता है, आलू। इसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसे डिटेल में पढ़ते चलिए, क्योंकि आपके आगे भी काम में आएंगे। और हाँ, अगर आपको नीट एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए या उनके लिए चैप्टर मोस्ट चाहिए, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। कंद। कंद का मतलब होता है आलू। आलू के कंद पर आँख मिलती है, जिसमें कक्षीय कलिकाएं सकल पत्रों से ढकी रहती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती हैं। अब मैं इसे आपको आलू के द्वारा समझाता हूँ, उसका पैराग्राफ बनाकर। ये हमारा एक आलू है, हमने माना इसे, ये हमने एक आलू बना लिया, ठीक है ना। क्या यार, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग को मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। खैर, जैसा बना वैसा बना लिया आलू। उसके बाद इसमें क्या होती हैं, इसकी आइज़ें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये इसकी आइज़ें होती, जब ये इसकी यहाँ पर आइज़ें होती हैं ये रही, तो इन आइज़ों पर क्या क्या पाया जाता, कक्षीय कलिकाएं, ठीक है ना। क्या कक्षीय कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षीय कलिकाएं वो इस तरह होती हैं, ठीक है ना। कक्षीय कलिकाएं ऐसी होती हैं, ठीक है। ये कक्षीय कलिकाएं ऐसी हैं। ये क्या होती हैं, इसकी आँख होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, ये इसकी आँख होती हैं, आलू की आँख। इस कक्षस्थ कलिकाओं के ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी कक्षस्थ कलिकाएं। कक्षस्थ कलिकाएं क्या कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इन कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, जो आपकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, ये एक नया आलू का पौधा विकसित कर लेते हैं। इनके अंदर
मतलब ऐसी पावर होती है कि ये एक नए आलू का पौधा विकसित कर लेती हैं, इसे ही हम कंद कहते हैं। ठीक है ना, क्या ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, क्या कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होकर एक नए पौधे का मतलब जो आलू है इसका विकास कर लेती हैं, हम इसे ही कंद कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो ही मैं आपको बता दूं, वो भी आपके लिए नीट में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे आलू एक तना है या जड़ है? तो आलू एक तना है, क्या है? आलू एक तना है। तो आप बोलेंगे शकलकंद है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको शकलकंद। शकलकंद भी क्या हुआ? आप कहेंगे शकलकंद भी एक तना। शकलकंद एक तना नहीं है, वो एक जड़ है। क्या? शकलकंद एक जड़ है और आलू एक तना है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहत्तरी बार पूछा जा चुका है। नेट सन 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। पिरकंद, पिरकंद का मतलब होता है अदरक। ठीक है, मैं इसके उदाहरण भी आपको पहले बता दे रहा हूँ। अदरक, अब जो पिरकंद है जो मैं आपको समझाऊंगा उसे अदरक के द्वारा समझाऊंगा। जैसे अदरक, हल्दी आदि, तो मैं इसे आपको अदरक के द्वारा समझाऊंगा। पिरकंद, क्योंकि इसमें अक्सर आपके लिए उदाहरण ही पूछे जाते हैं। जैसे अभी कंद होता है, कंद का उदाहरण क्या है? जैसे आलू। पिरकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। जैसे घनकंद का उदाहरण क्या है? जैसे अरबी केसर। शकलकंद का उदाहरण क्या है? जैसे प्याज, लहसुन। ठीक है ना। ऐसे पिरकंद होता क्या है? यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व संध्या मिलती हैं। पर्व संध्या शक्ल पात्रों से ढकी रहती हैं जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि। कक्षस्थ कलिकाएं मैंने अभी आपको दिखाई थी कैसी होती हैं। अगर जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, जैसे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपको उसका लिंक दूंगा, तो आपको वो मतलब जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जैसे ऐसे होती हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। हम एक अदरक का चित्र बनाते हैं। ठीक है ना। पिरकंद का मतलब क्या होता है? उसका उदाहरण, पिरकंद का मतलब होता है अदरक। क्या होता है? अदरक। इस अदरक के अंदर आपने देखा होगा इसमें ऐसे निशान पड़े होते हैं। ठीक है ना। ऐसे कट होते हैं अक्सर अदरक के अंदर। ऐसे कट होते हैं। ये तो होती हैं आपकी कक्षस्थ कलिकाएं। क्या होती हैं? इन्हें हम कटों को क्या बोलते हैं? कक्षस्थ। इसे हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। ठीक है, ये आपकी सबली क्या होती है? ये कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। इस कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉट फेट। ठीक है ना। ये आपकी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर एक ऐसी पावर होती है कि एक नया पौधा विकसित कर लेती हैं। जैसे यहाँ से ये कटी तो इनमें एक ऐसी पावर होती है, मतलब एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे तना होता है आलू के अंदर, तो ये एक यहाँ से एक अदरक मतलब अदरक को विकसित कर लेती है। यहाँ से एक नया तना विकसित कर लेती हैं। हम इसलिए इसे पिरकंद कहते हैं। इसका उदाहरण है अदरक। क्या इसका उदाहरण है? अदरक। इसका उदाहरण है आपका अदरक। उसके आगे है आपका घनकंद। घनकंद होता क्या है? अब घनकंद होता क्या है? यह भूमिगत तना मादा के उर्व वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियां पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो शक्ल पात्रों से ढकी रहती है। इन कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे अरबी केसर आदि। ठीक है ना। अरबी केसर आदि जैसे मैंने अभी आलू में और आपको अदरक में बताया था, ऐसे ही इसमें होता
है, मतलब टोटल वो ही प्रोसेस चलता है। बस ये होगा घनकंद में कौन सा आता है, जैसे अरबी हो गया आपका, केसर हो गया आदि। अब उसके बाद है शकलकंद। इसका उदाहरण भी ऐसे है, जैसे आपको अरबी का चित्र बनाना होगा, आपने देखा होगा उसमें भी अरबी के अंदर भी ऐसी लाइनें पड़ी होती हैं, जैसे आपने कभी छीलो को, मैंने तो छीली इसलिए मुझे तो पता है, जैसे कभी आपने उसे छीलो अदरक को, मतलब किसे अरबी को अगर आपने छीली हो तो उसमें भी ऐसी धारियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है ना, वाइट वाइट धारियाँ होती हैं अक्सर उसमें ऐसे ही, ठीक है ना। उसके बाद है आपका घनकंद। घनकंद होता क्या है, स्टेप था ये आपका 3, अब स्टेप 4 है घनकंद। घनकंद, घनकंद होता क्या है, घन शकलकंद। शकलकंद का मतलब होता है, मतलब इसका उदाहरण जैसे प्याज लहसुन, ठीक है ना। यह तने का वह रूपांतरण है जहाँ तना अत्यंत छोटा छोटा हो जाता है तथा इस तने के चारों ओर स्थित शकलकंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। शकल पात्रों के कक्षों में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे प्याज लहसुन आदि। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, जैसा आपको प्याज, आप मतलब जैसे आपने प्याज देखी होगा, अगर आपने उसे कुछ दिन घर में रख दिया, जैसे मतलब थोड़ा ज़्यादा प्याज प्याज लिया है आपने, उसे आप उसे घर में छोड़ देना जब 15-20 दिन, ये 1 महीना, खासकर बरसातों के दिनों में, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, वो कच्ची कलिकाएँ निकलने लगती हैं अपना आप ही, हरी हरी। आप इसे मतलब आप इस काम को अपने घर पे भी कर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्टेप 1 उदाहरण में कंप्लीट हुआ। अब आपका स्टेप 2 है। इसमें मैंने आपको स्टेप 1 बताया था कि आपका स्टेप बी है, जैसे अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना होता क्या है, अर्धवायवीय तने मतलब होता है आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर, अर्धवायवीय तना, ठीक है ना। आधा पानी के अंदर आधा ऊपर। इसमें पौधा का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आधा पानी के ऊपर या जमीन के ऊपर, आधा पानी के अंदर होता है, आधा पानी के अंदर या जमीन के अंदर होता है। अभी मैंने उल्टा बोल दिया, इसके लिए सॉरी। जैसा आधा पानी के अंदर या आधा जमीन के अंदर होता है और आधा ऊपर होता है, और वो स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। उदाहरण 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 इसमें नंबर 1 है आपके लिए। नंबर 1 स्टेप है इसमें, नंबर 1 ऊपरी भूस्तरीय क्या होता है, भूस्तरीय क्या होता है। यह तना 20% होता है, 20% होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्व संधि से जुड़े जड़ें फूटती हैं तथा प्रवाह निकलती हैं, जो वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेती हैं, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी आदि। अब मैं इसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि हमने माना एक धूप घास है, ये क्या है, ये एक धूप घास है, ये धूप घास यहाँ से निकलती है, मतलब ये इसका तना नीचे नीचे बढ़ता है और यहाँ पर जाकर एक नई घास विकसित कर लेता है। क्या एक नई घास विकसित कर लेता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम धूप घास कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम धूप घास कहते हैं। मतलब यहाँ से इसके अंदर नीचे ही नीचे ये तना जाता है, मतलब जमीन के साथ साथ, और ये एक नया मतलब एक नई घास विकसित कर लेता है। इसे ही हम धूप घास कहते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है ना। आपका दूसरा है इसमें भूस्तरीय। भूस्तरीय क्या होता है, पहला था आपको ऊपरी भूस्तरीय, अब था भूस्तरीय क्या होता है। और इसका उदाहरण होता है भूस्तरीय का स्ट्रॉबेरी। क्या 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 उदाहरण होता है, इसका उदाहरण होता है स्ट्रॉबेरी। अभी जो जो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ऊपरी
भूस्तारी, ठीक है ना। अब जो मैं आपको दूसरा पढ़ाने वाला हूँ ये आपका फर्स्ट होगा। अब जो मैं आपको दूसरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, मतलब कि आपको अगर मैं प्रोसेस से ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और आप नोट से पढ़ेंगे तो नोट से ज़्यादा समझ में नहीं आती ये चीज़ें। अब मतलब मैं समझा दूंगा तो उसके बाद ये आपकी समझ में आ जाएंगी। आप नोट से पढ़ेंगे तो ये समझ में आपको याद नहीं होंगी। अगर मैंने आपको इसे बता दिया, मतलब इसका मतलब जैसे इसका चित्र अगर मैंने इसे आपको समझा दिया तो आपको ये एक ही बार में याद हो जाएंगी, ना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा होता है भूस्तारी, ठीक है। क्या क्या होता है दूसरा? भूस्तारी। इसका उदाहरण होता है धूप घास। क्या होता है? इसका उदाहरण होता है धूप घास। और भूस्तारी का होता है खाली स्ट्रॉबेरी। क्या? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी ये क्या होता है? इसका उदाहरण होता है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? ये स्ट्रॉबेरी हमने माना ये स्ट्रॉबेरी का एक पौधा है। क्या है ये? हमने मान लिया कि आपको एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है। इस स्ट्रॉबेरी के पौधे में क्या होता है? स्ट्रॉबेरी के पौधे में जैसे यहाँ की जब इसकी शाखा ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ये तना जब इसका ज़्यादा बढ़ जाता तो ये मतलब नीचे को आता है, और नीचे आने के बाद ये ज़मीन के द्वारा ऊपर को उठता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी कि ये यहाँ पर जैसे कि ऊपर से आया, यहाँ से तना इसका, और ये ज़मीन में होकर के और ऊपर को चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। कि क्या? यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जब आप इसे यहाँ से काट देंगे तो ये आपका एक नया पौधा स्ट्रॉबेरी का बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम भूस्तारी कहते हैं। और इसका अगर इस काम को करके देखना है, जैसे आप देखना, मैं बताता हूँ आपका, जैसे गेंदे का पौधा होता है। गेंदे की एक मतलब जैसे गेंदे का मतलब जो पौधा होता है उसे एक ऐसे ही इस तरह करके छोड़ देना, और 4 और 5 दिन बाद देखना उसमें इसी तरह जड़ निकल जाती हैं, और आप उसे यहाँ से काट देना। एक पौधे से 2 पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी इस प्रोसेस को मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। इसी वीडियो में मैं अभी इस प्रोसेस को मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम भूस्तारी बोलते हैं। इसका उदाहरण होता है स्ट्रॉबेरी। अब हम इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं क्या होती है। दूसरा है आपका भूस्त्री। अभी मैंने आपको मतलब इसका चित्र समझा दिया। इनमें प्रत्येक पर्व संधि से जुड़े एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तारी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बन जाता है। जैसे उदाहरण अरबी, केला आदि। और इसमें आप एक और नाम जोड़ लेना। जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको स्ट्रॉबेरी। क्या? स्ट्रॉबेरी, ठीक है। क्या? स्ट्रॉबेरी। ये आप अरबी में भी कर सकते हैं, केले में भी कर सकते हैं, या स्ट्रॉबेरी आदि आप तीनों पौधों में से किसी में भी कर सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसमें तीसरा भूस्तारिका क्या होती है। तीसरा है आपका भूस्तारिका क्या होती है। जलोद्भिद होने के कारण इनकी पर्व संध्या जल निगमन होती हैं। प्रत्येक पर्व संध्या से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मृत से अलग होकर एक नया पौधा बनाता है, जैसे पिस्टिया या आपका जलकुंभी आदि। जलकुंभी एक पौधा होता है, ठीक है ना, आदि। ये इसमें क्या होता है, मतलब ये जैसे अभी आपको मैंने प्रोसेस बताया था, मैं अभी आपको इसी के द्वारा समझाता हूँ। जैसे भी मैंने आपको भूस्तारी बताया था। अब ये इसमें तीसरी होता है भूस्तारिका। भूस्तारिका मैं आपको इसी चित्र पे समझा देता हूँ। ये इसमें क्या होती है? इसमें जैसे ये पेड़ की जो ये जड़ होती है निकली हुई, तो मतलब जैसे ये पानी के अंदर होता है, जैसे ये पौधा होता है जलकुंभी, ठीक है ना। ये आपका अब ये स्ट्रॉबेरी का पौधा नहीं है, आप इसे समझ लीजिए जलकुंभी का पौधा। तो इसमें क्या होता है? ये जड़ें अंदर ही अंदर पानी में जाकर, ठीक है ना, क्या ये जड़ें अंदर ही अंदर पानी में जाकर एक नया पौधा विकसित कर लेती हैं। इसे भूस्तारिका कहते हैं। कि मैंने क्या बोला? जल इसे ये आपका एक जलकुंभी का पौधा है। क्या है ये? अब आपका ये एक जलकुंभी का पौधा है। मैंने आपको भूस्तारिका तक समझा दिया स्ट्रॉबेरी क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा प्रोसेस है अब जो है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ये आपका जलकुंभी का पौधा है, तो इसमें जो जड़ें होती हैं ये पानी के अंदर ही जा जाकर, ठीक है ना, ये पानी में पाया जाता है जलकुंभी पौधा, ठीक है ना। ये इसकी जड़ें अंदर ही पानी में जा जाकर एक नया पौधा विकसित कर लेती हैं। इसे ही हम
भूस्थालिका कहते हैं। इसमें नंबर 4 है, मतलब बी का 4, अंतः भूस्थालिका क्या होती है? मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्व संधि से नया पौधा बनकर मादा से बाहर निकल आता है, जैसे पौदीना, मिंट आदि। क्या? पौदीना, मिंट आदि। इसे ही हम अंतः भूस्थालिका कहते हैं। या आप इसमें एक और पौधे का नाम जोड़ सकते हैं, गुलदाउदी। क्या? गुलदाउदी। इसमें क्या होता है, आप एक बीज गाड़ेंगे तो वो अंदर ही अंदर विकसित होकर फिर पौधीना बाहर निकल आता है, उसे ही हम अंतः भूस्थालिका कहते हैं। ये आपका स्टेप भी कंप्लीट हुआ और आपका स्टेप 3 है, मतलब सी। अब हम स्टेप सी देखेंगे आपका, ठीक है ना। इसमें आपके स्टेप डी तक हैं, तो स्टेप अब आपके और बचे हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं है, वो तो बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं आपके लिए। नंबर सी, जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है ना, जड़ों द्वारा कायिक जनन। जो जो जैसे जड़ें होती हैं, जो जड़ों द्वारा नया पौधा विकसित कर लेते हैं, उसे ही जड़ों द्वारा कायिक या जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। कायिक का मतलब अलैंगिक जनन होता है। कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, जैसे शकरकंद, सदाबहार आदि में जड़ों पर अब स्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जो अन्य पौधा बना लेती है। मतलब उनकी जड़ों से ही एक नए पौधे का विकसित होना ही क्या क्या कहलाता है? जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। उसमें मतलब उनकी जड़ों से एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। आपका नंबर डी है, पत्ती के द्वारा कायिक जनन। पत्ती के द्वारा कायिक जनन, ये कौन, मतलब ये कौन से पौधे में हो सकता है पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन? जैसे बायोफिल्लम। क्या? बायोफिल्लम। एक इसे हिंदी में बोलते हैं अजूबा। इस पौधे का नाम है अजूबा। एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और जो कक्षस्थ कलिकाएं मादा में मिलकर तथा पौधा उत्पन्न कर लेती हैं। ये अजूबा की एक पत्ती है, ठीक है ना। क्या? हमने से एक अजूबा की एक हमने से पत्ती बना ली, ठीक है ना। यहाँ पर इनमें क्या क्या पाई जाती है? कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं बायोफिल्म के पौधे में। तो ये यहीं से निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं इसी पौधे में पाई जाती हैं, पत्ती है मतलब। तो ये यहीं से निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। इसे ही हम क्या क्या बोलते हैं? पत्ती द्वारा अलैंगिक जनन या पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जब हमने इसे वीडियो को चालू करा था तो आपने देखा था 1 स्टेप पर प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है ना। कायिक इसमें परिवर्तन बोल लिए, ये कायिक जनन बोल लिए, ठीक है ना। अब हम दूसरे पढ़ते हैं। स्टेप 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या? अब आपका आता है कृत्रिम, जो मतलब मनुष्य के द्वारा चीज़ें करी जाती हैं, जो अपना आप नहीं होती है। जैसे कृत्रिम कायिक परिवर्तन की 2 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 कलम लगाना, नंबर 2 दाब लगाना। मतलब इसके द्वारा पौधे कैसे विकसित होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका नंबर ए इसमें कलम लगाना। इस विधि में हम पौधे के किसी शाखा जिसमें से पत्ती हो काट कर उसमें कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये आपके गुलाब की एक टहनी हुई, तो जैसे ये टहनी जो जो निकली हुई है, इसे हमने यहाँ से काटी और यहाँ से काटने के बाद हमने इसकी यूँ कलम बना ली, ठीक है ना। इसकी एक कलम बनाकर अगर हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या? अगर हमने इसकी कलम यूँ फिर ज़मीन में गाड़ दी, ये ज़मीन है, ठीक है, जो लाइन है, अगर हमने ये ज़मीन में गाड़ दी तो एक ये नया पौधा विकसित कर लेती है। क्या? ये एक नया पौधा विकसित कर लेती है, जो इसकी कलम है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम कलम लगाना बोलते हैं, ठीक है ना। इसे ही हम कलम लगाना बोलते हैं। देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको स्टेप। जैसे इस विधि में हम पौधों की किसी शाखा जिसमें पत्ती को काटकर शाखा और कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा स्टेप है इसमें आपके लिए दाब लगाना। दाब लगाना होता क्या है? जैसे
किसी पौधे के किसी शाखा को काटकर जमीन में दबा देते हैं और यह जमीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे हमने एक गेंद देखा, ये पौधा ले लिया, ये जड़ है और ये इसकी सभी ये क्या होती है, शाखाएं। तो ये शाखाएं अगर हम ज़मीन में गाड़ दें और हम ज़मीन में गाड़ने के बाद यहाँ पर कुछ जड़ें निकल आती हैं, मतलब 4-5 दिन बाद, और हम यहाँ से इसे काट दें तो एक ये क्या होता है, ये एक नया पौधा बनकर आपका तैयार हो जाता है। तो इसे ही हम दाब लगाना कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज के लिए आपका इतना ही कि कृत्रिम कायिक परिवर्तन पढ़ा दिया और आपको फिर करते कायिक परिवर्तन पढ़ा दिया और आपको हेडिंग पढ़ाई थी लास्ट दाब लगाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल BSR स्टूडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर बात रही नोट्स की, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो आप कमेंट करके बता देना, जो नीट के जो अलग नोट्स होते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऑफ कोर्स फ्री है, उनका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ध्यान से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपको नीट के लिए प्लस आपको क्लास 12 के लिए कोई बायोलॉजी के नोट्स फ्री नहीं देगा और साथ में मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री की नोट्स फ्री दे रहा हूँ और उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, ठीक है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली